हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के टॉप 10 प्रश्न लेके आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं सॉल्यूशन इसका आसान भाषा में हर बार की तरह आज भी। देखिए क्या है आज के टॉप 10 प्रश्नों में। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आने वाली रहे आपका उसको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अब देखते हैं पहला प्रश्न ज्योग्राफी का क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है। यानी आपसे पूछ लिया गया है कि जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी है, जिसका नाम बताइए। तो वो कौन सी है, तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान के देखिए और क्या क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि काली मिट्टी का निर्माण कौन मिट्टी, तो काली मिट्टी का निर्माण मतलब किसके क्षरण से होता है, किस चट्टान का क्षरण से होता है। तो आग्नेय चट्टान के क्षरण से ही क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये आपको मैंने लिख दिया कि काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। सबसे पहला प्रश्न। दूसरा ये कि जीवाश्म रहित चट्टान हो गया आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब आइए देखिए रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान क्या है, जो कि अवसादी चट्टान और क्या कहता है आग्नेय चट्टान का कॉम्बिनेशन से बनता है। कौन सा, रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान होता है जो सर्वाधिक कठोर चट्टान होता है, सर्वाधिक कठोर चट्टान होता है। बात करेंगे अवसादी चट्टान के, तो जैसे कि अवसादी चट्टान के रूपांतरण से जो निर्मित शैल होता है ना, निर्मित शैल होता है वो पूछ लिया जाता है। तो निर्मित शैल जैसे कि अवसादी चट्टान में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, शैल। शैल को अगर रूपांतरण कर देंगे अवसादी चट्टान के रूपांतरण से तो कौन सा बनेगा, तो ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, स्लेट। और अगर चूना पत्थर का रूपांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा संगमरमर। ठीक, संगमरमर। ये हो गया इसका कुछ रूपांतरण से बना हुआ क्या, सेल, निर्मित सेल हो गया। उसी तरह आग्नेय से भी अगर आपसे पूछ ले कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित सेल में, तो आग्नेय वाला का ध्यान रख लीजिएगा कि ग्रेनाइट से क्या हो जाता है, नीस, रूपांतरण होके सेल में क्या, नीस में। उसी तरह बेसाल्ट का क्या हो जाता है, तो बेसाल्ट का हो जाता है एम्फी बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट नहीं, एम्फीबोलाइट। और एक और क्या हो जाता है, सिस्ट। तो ये सब छोटा छोटा बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और सुन के और देख के आप लोग आराम से नोट्स तैयार कर सकते हैं साथ ही साथ। तो सारा सब्जेक्ट का आपके पास भी एक टॉप 10 प्रश्नों का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जमा हो जाएगा, आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि विश्व का सबसे, लेकिन क्या ऊंचा भी होना चाहिए और सक्रिय भी। तो ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना है कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा गया है, जो कि ऊंचा के साथ साथ सक्रिय भी है और वो भी विश्व में। तो ये कौन सा है, तो कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये आपका है इक्वाडोर में। ठीक, उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए हो गया ना एक शब्द से कितना अंतर। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये कौन सा हो जाएगा, किलायु। एक मतलब कि शब्द का डिफरेंस है, जैसे यहाँ सिर्फ ऊंचा लगा दिया है तो ऊंचा भी और सक्रिय जब कहेगा तो कौन हो जाएगा, कोटोपैक्सी। लेकिन सिर्फ कहेगा कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो है किलायु ज्वालामुखी। ठीक, और माउंट एवरेस्ट से क्या जान सकते हैं, तो ये जो है ये अंटार्कटिका का, कहाँ, तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एकमात्र है अंटार्कटिका का जो क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है,
अब आइए स्ट्रॉम वैली, इससे क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये आपका है इटली में। और इसको क्या कहा जाता है, पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कैसे, कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, कौन सा ज्वालामुखी को, तो स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी को। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन जल संधि जोड़ती है, यानी जल संधि जोड़ने वाला आपसे पूछ रहा है कि किसको कौन सा जोड़ता है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन जोड़ता है, तो ठीक है, इसको कौन जोड़ता है, इसको जोड़ता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बात करेंगे कि सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो सुंडा जल संधि जो जोड़ता है, ये जोड़ता है जावा सागर और हिंद महासागर को। किसको, जावा सागर और हिंद महासागर को। एक चीज़ और, आपको इस चैनल पर हर विषय का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन रहता है और उसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाता है। जो भी उससे संबंधित प्रश्न बनता है या फिर एग्जाम में आ चुके हैं, वैसा ही आपको सॉल्यूशन आसान भाषा में आपको दिया जाता है। और इस चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट्स ट्रिक्स भी दिए जाते हैं, फिर आपको टॉपिक वाइज भी हर संडे स्पेशल में पढ़ाया जाता है, और ऊपर से हर विषय का आपको टॉप 10 का MCQ का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए, ज़रूर जुड़िए। अब बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो ये किसको किसको जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है भूमध्य सागर और किसको, प्लस लिख दे रहे हैं ताकि जोड़ता है आप लोग समझ जाइए। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। और एग्जाम में देखिए सुंडा जल संधि और जिब्राल्टर जल संधि बहुत बार पूछा गया। बात करेंगे बासपोरस जल संधि है, ये किसको किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपको काला सागर और किसको, मरमरा सागर को, काला सागर और मरमरा सागर को। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 पे हम लोग करते हैं विचार, क्या है भाई, तो क्वेश्चन 4 है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है, यानी कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है, तो ये किस परत में अवस्थित है, ये आपका है समताप मंडल में अवस्थित। ठीक, अगर पूछ दे कि ओजोन परत की या ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से, तो कितनी है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अगर आपसे पूछ दे कि ओजोन परत की इकाई किस में मापी जाती है, वो जो पहले भी आपको हम बता चुके हैं, पर यहाँ क्वेश्चन आ गया है तो रिवीजन करवाना मेरा फर्ज है। ओजोन परत की इकाई, तो ये आपको पता है किस में, तो डॉप्सन में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि ओजोन परत के क्षरण में मुख्य गैस, तो आप लोग काफ़ी बार सुन चुके होंगे कि मुख्य गैस कौन सा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर से ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ किस मंडल में होती है, अधिकांश, आप लोग सुन के अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसे तो हम आपको लिखते भी जाते ही हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ वायुमंडल के किस मंडल में होती है, तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहे कि दूर संचार प्रणाली वायुमंडल के किस मंडल में अवस्थित होती है या किसके लिए यूज होता है, तो ये किस में, आयन मंडल में होता है, या फिर रेडियो तरंगों के प्रवर्तन के लिए भी आयन मंडल ही, रेडियो तरंगों के प्रवर्तन के लिए। ठीक है, तो इतना कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति क्या है, यानी कि आपसे सीधा सीधी पूछ रहा है कि इसको कहते क्या है,
तो इसको कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, अब जैव विविधता तो सबसे पहले तो ये जान गए कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति है जो जैव विविधता कहलाती है। और अगर आपसे पूछ दे कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो उनका नाम पूछ लेता है। तो किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, तो आप लोग समझ गए। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भौगोलिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता का भंडार क्षेत्र, जैव विविधता का भंडार क्षेत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, समान चुंबकीय क्षेत्रों को मानचित्र की कौन सी रेखा इसे दर्शाती है। यानी सिंपल सा जानिए कि समान चुंबक क्षेत्र रहेगा तो उसको कौन सा रेखा दर्शाएगा, याद कर रख सकते हैं बस एक लाइन में। तो इसको कौन दर्शाता है, तो आइसोगोनल। कौन गोनल, तो आइसोगोनल। तो अब बात करते हैं कि आइसोबाथ क्या दर्शाता है, तो आइसोबाथ क्या दर्शाता है, समुद्र के भीतर गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाता है। ठीक है, गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाता है कौन, तो आइसोबाथ। ठीक, उसी तरह रेन गेज क्या है, तो रेन गेज है जो वर्षा मापी यंत्र है। वर्षा मापी यंत्र कौन है, तो रेन गेज। सम ताप दाब क्या है, तो इसमें देखिए सम मतलब क्या होता है, बराबर, और ताप है लिखा हुआ, तो यानी कि समान ताप और क्या कहता है, ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, ऊंचाई वाले स्थानों को क्या मिलाने वाली रेखा कौन रेखा है, तो समताप रेखा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आ गया है, देखिए संगठन का मुख्यालय से मिलान करना है, जो कि कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय पूछ लिया गया। तो पहला हमें क्या है हमारा, तो पहला में हमारा है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा गया। तो ये कहाँ है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में। ठीक है, उसी तरह विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है, तो ये आपका है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये आपका मनीला, फिलीपींस में। तो ये था आपका मिलान करने वाला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं। ये तो आप लोगों के लिए लड्डू क्वेश्चन हो गया, पर क्या करिएगा, एग्जाम में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हल्का क्वेश्चन देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और उसी में गलती कर बैठते हैं। तो फिबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है, तो ये है मंगल ग्रह के। और मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। और मंगल का लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये शनि का है सबसे बड़ा उपग्रह, कौन सा है, तो टाइटन। बात करेंगे सेरेस क्या है, तो सबसे बड़ा, सेरेस जो है ये सबसे बड़ा और क्या है, चमकीला क्षुद्र ग्रह है। चमकीला क्षुद्र ग्रह है कौन, तो सेरस। नेमेसिस क्या है, तो सूर्य का जुड़वा तारा। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो नेमेसिस को। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाकी ग्रह से जो भी संबंधित प्रश्न पहले के सेशन में आए हैं तो मैंने आपको करवाया है, जैसा क्वेश्चन रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे से सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, 7 पहाड़ियों का नहर का उपनाम किसे दिया गया है, तो ये तो आप लोग को पता होगा कि रोम को। अगर आपसे पूछ दे कि शाश्वत शहर का भी उपनाम किसे दिया गया है, शाश्वत शहर, तो ये भी किसे कहा जाता है, तो रोम को ही। ठीक है, जंजीबार को कौन सा उपनाम प्राप्त है, तो इसको लौंग का द्वीप कहा जाता है। किसका द्वीप, लौंग का द्वीप। और अगर पाकिस्तान, नालायक पाकिस्तान की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है,
तो नहरों का देश, किसका? नहरों का देश, ठीक है, उपनाम है ये सब। म्यांमार से क्या कहा जाता है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश का उपनाम किसे प्राप्त है? तो म्यांमार को, ठीक है। अब आइए आज का 10वां और अंतिम प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का कूट अक्षर, यानी कुछ जलवायु है उनका कूट अक्षर आपसे पूछ लिया गया है। हाँ, किसका पूछा गया है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसका क्या होता है संकेत? तो कूट होता है, कूट अक्षर AF, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सबका जान लेते हैं, तो इसका क्या कूट अक्षर हो जाएगा? AM, ठीक। और AW किसका हो जाता है? तो AW आपका हो जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। देखिए थोड़ा थोड़ा सा सेंटेंस की वजह से कितना आंसर चेंज हो जाता है, ठीक। और अगर आपसे CS पूछ ले तो ये किसका है कूट अक्षर है? तो ये आपका है भूमध्य सागरीय जलवायु का, ठीक है। तो ये थे कूट अक्षर, उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और विषय के टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करिए इस सेशन से संबंधित जो भी हो। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।